नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 राज्याभिषेक। जी, एक वैदिक और दूसरा तांत्रिक। ये बात अपने आप में काफी अनूठी है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये सिर्फ कोई दोहराव नहीं था। ये तो मतलब राजत्व की परिभाषा को एक नई दिशा देने जैसा था। बिल्कुल। तो आज हम खास तौर पर दूसरे यानी तांत्रिक राज्याभिषेक पर ध्यान देंगे। उसके पीछे क्या कारण थे, उसका क्या महत्व था, इस पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, पहला राज्याभिषेक तो सबको पता है, 1674 में रायगढ़ किले में हुआ था। हाँ, वो तो प्रसिद्ध है। काशी के पंडित गागा भट्ट आए थे। जी, गागा भट्ट। उन्होंने वैदिक रीति से शिवाजी महाराज को क्षत्रिय घोषित किया, छत्रपति की उपाधि दी। मकसद बिल्कुल साफ था। मकसद था अपने स्वतंत्र हिंदवी स्वराज को एक तरह की धार्मिक और सामाजिक वैधता दिलाना। हाँ बिल्कुल। उस समय मुगलों और दूसरी सल्तनतों का जोर था, तो उनके बीच अपने शासन को, मराठों के शासन को मजबूती से स्थापित करना था। लेकिन सुना है कि इसके बाद भी सब कुछ ठीक नहीं रहा। कुछ विरोध हुआ, कुछ लोग खुश नहीं थे। हाँ, बात वहीं से आगे बढ़ती है। ये सिर्फ कुछ लोगों की नाखुशी नहीं थी, ये एक बड़ी चुनौती थी। चुनौती? किस तरह की चुनौती? देखिए, समाज के कुछ, आप कह सकते हैं, रूढ़िवादी वर्ग थे, खासकर कुछ ब्राह्मण वर्ग, जिन्होंने शिवाजी महाराज की क्षत्रिय वंशावली पर ही सवाल उठा दिया। अच्छा, गागा भट्ट के निर्णय के बाद भी? जी हाँ, गागा भट्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई। और ये सिर्फ कोई धार्मिक बहस नहीं थी, इसे समझना जरूरी है। ये सीधे सीधे शिवाजी महाराज की सत्ता की नींव पर, उनके स्वराज्य की वैधता पर हमला था। मतलब ये एक राजनीतिक संकट खड़ा करने की कोशिश थी। बिल्कुल, इसे राजनीतिक संकट ही कहना चाहिए। स्वराज्य अभी नया नया स्थापित हो रहा था और ऐसे सवाल उसे कमजोर कर सकते थे। तो फिर शिवाजी महाराज ने इसका सामना कैसे किया? क्या दूसरा राज्याभिषेक इसी का जवाब था? हाँ, यही उनकी दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने शायद ये महसूस किया कि सिर्फ वैदिक स्वीकृति शायद काफी नहीं है उन संदेहों को मिटाने के लिए। तो उन्होंने एक और कदम उठाया। जी, 1680 में उन्होंने फिर से राजाभिषेक का फैसला किया, लेकिन इस बार रास्ता बिल्कुल अलग चुना, तांत्रिक पद्धति का। तांत्रिक पद्धति, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम लगता है उस समय के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए भी काशी से ही एक और बड़े विद्वान बुलाए गए, पंडित निश्चलानंद गोस्वामी, जो तांत्रिक विद्या के आचार्य माने जाते थे। अच्छा, निश्चलानंद गोस्वामी। तो ये वैदिक और तांत्रिक, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या था इस संदर्भ में? देखिए, जहाँ वैदिक परंपरा ज्यादातर जन्म, कुल और स्थापित नियमों पर जोर देती है, वहीं तंत्र व्यक्तिगत साधना, शक्ति उपासना और प्रत्यक्ष अनुभव को ज्यादा महत्व देता है। तो क्या ये माना जाए कि शिवाजी महाराज ये संदेश देना चाहते थे कि राजा बनने के लिए सिर्फ जन्म नहीं, बल्कि शक्ति और साधना भी जरूरी है? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये तांत्रिक राज्याभिषेक इसी सोच को दर्शाता है। इसमें कुलदेवी भवानी की विशेष पूजा हुई और सिंहासन के पीछे एक खास तांत्रिक मंडल बनाया गया। कुछ स्रोतों में बलि का भी जिक्र आता है, लेकिन उसे हिंसक कृत्य नहीं, बल्कि शक्ति को जागृत करने या ऊर्जा अर्पण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ये तो पारंपरिक पूजा पाठ से काफी अलग लग रहा है। जोर सीधे शक्ति प्राप्त करने और उसे सिद्ध करने पर था। सही कहा। और भी प्रतीक थे, जैसे सिंहासन के पीछे 8 सिंहों की रचना, चांदी का एक चंद्राकार आसन, ये सब चीजें थीं। ये प्रतीक क्या दिखाते थे? 8 सिंह, चांदी का आसन, ये सब राजा की आंतरिक शक्ति, उसकी आध्यात्मिक योग्यता और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से उसके जुड़ाव को दर्शाते थे। एक तरह से ये साबित करना था कि वो सिर्फ नाम के राजा नहीं, बल्कि शक्ति संपन्न शासक हैं। और उन्हें कोई विशेष मंत्र वगैरह भी दिए गए? हाँ, उन्हें शक्ति प्रतिष्ठा के लिए विशेष मंत्रोपदेश दिए गए। सामवेद के कुछ मंत्रों का भी पाठ हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें सिर्फ राजा नहीं, बल्कि तांत्रिक परंपरा के अनुसार राजाधिराज के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। राजाधिराज, तो ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये एक गहरा संदेश था। बिल्कुल, संदेश साफ था उन सभी के लिए जो संदेह कर रहे थे। और वो संदेश क्या था? क्या सिर्फ विरोधियों को चुप कराना था? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। शिवाजी महाराज ने इसके जरिए ये स्थापित किया कि राज्याधिकार यानी राजा होने का हक सिर्फ जन्म या जाति पर आधारित नहीं होता। अच्छा, तो फिर किस पर होता है? असली राजा वो है जिसमें तप हो,
पराक्रम हो और सबसे जरूरी धर्म और प्रजा की रक्षा करने की क्षमता और संकल्प हो। ये एक तरह से सामाजिक और धार्मिक जड़ता पर सीधी चोट थी। वाह, मतलब उन्होंने दिखाया कि शक्ति केवल विरासत में नहीं मिलती, उसे कमाया भी जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल। उन्होंने वैदिक समाज के संदेहों का जवाब तांत्रिक शक्ति से दिया। ये राजत्व की पूरी अवधारणा को ही एक नया आयाम दे रहा था। और शायद ये भारतीय इतिहास में अपनी तरह का पहला और आखिरी तांत्रिक राज्याभिषेक भी था। हाँ, जहां तक जानकारी है, ये अपने आप में अकेला उदाहरण है। और ये दिखाता है कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा या कुशल प्रशासक ही नहीं थे। वे धर्म, समाज और अध्यात्म की भी गहरी समझ रखते थे। जी, उन्होंने वैदिक और तांत्रिक दोनों परंपराओं की शक्ति को समझा और अपने स्वराज्य के लक्ष्य के लिए उनका समन्वय किया। वे तलवार के धनी तो थे ही, साथ ही मंत्र और साधना की शक्ति को भी जानते थे। तो ये दो राज्याभिषेक महज दो घटनाएं नहीं थीं, बल्कि ये दो अलग-अलग शक्ति धाराओं का संगम था। इसने शिवाजी महाराज की एक ऐसी छवि बनाई जो किसी एक परिभाषा में नहीं बंधती। सही कहा। वे सिर्फ एक योद्धा या राजा नहीं थे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा थे। एक योगी राजा, श्रीमंत योगी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि ये जो वैदिक और तांत्रिक दो अलग-अलग और शायद कुछ हद तक विपरीत मानी जाने वाली शक्तियां थीं, इनके मेल ने शिवाजी महाराज के शासन और उनकी पूरी ऐतिहासिक विरासत की हमारी समझ को कैसे आकार दिया होगा। ये उन्हें राजा या योद्धा जैसी पारंपरिक श्रेणियों से कितना आगे ले जाता है, ये सोचने वाली बात है।